Dear students, let us continue with the issues in curriculum development. In my last videos, I have taken up some of the issues. In this video, let us take up another issue of rigidity of attitude for curricular change. पाठ्यचर्या परिवर्तन के लिए अनियमितता मनोभाव. As we know that education system undergoes changes, and with it there is a change in curriculum in order to address the needs and demands brought about by the factors such as political, social, cultural, then economic and then technological environment. पूरे शिक्षा तंत्र का एक हिस्सा होता है पाठ्यचर्या. अगर हम शिक्षा तंत्र में परिवर्तन लाते हैं, मतलब क्या है कि हमें पाठ्यचर्या में भी परिवर्तन लाना है. और ये जो पाठ्यचर्या में परिवर्तन आता है, क्यों आता है? क्योंकि हमें संबोधित करना होता है कुछ ज़रूरतों को, कुछ आवश्यकताओं को, जो कि इन कारकों के द्वारा निर्मित है, जैसे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और तकनीकी जो परिवेश है. इन कारकों से उत्पन्न इन आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए हमें पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है. तो इसी परिवर्तन जो है, पाठ्यचर्या का जो परिवर्तन है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो कैसे करते हैं? तो हॉयले 1995 में he defines curricular change as a embracing the concepts of innovation, development, renewal and improvement in curriculum. इस चीज़ को इस तरह से हॉयले ने देखा कि हम इसमें विकास लाते हैं पाठ्यचर्या में, हम इसमें कुछ नयापन, इनोवेशंस लाते हैं, कुछ नवीनता लाते हैं, कुछ सुधार करते हैं, या उसका फिर से रिन्यूअल करते हैं. तो इस चीज़ को हम पाठ्यचर्या जो परिवर्तन है, ऐसे हॉयले ने इसको इस तरह से परिभाषित किया था. चेंज जो है, या फिर हम कह सकते हैं कि करिकुलर चेंज हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड टेक्स प्लेस विद इन अ डेफिनेट टाइम फ्रेम. मतलब क्या है? ये कोई भी परिवर्तन हो, या पर्टिकुलरली अगर हम पाठ्यचर्या परिवर्तन के बारे में कहें तो इसमें दोनों चीज़ है, यानी परिमाण है और एक दिशा है, और जो कि एक समय सीमा के अंदर ही ये घटित होता है. ये जो परिवर्तन है वो घटता है. चेंज इज ए प्रोसेस एंड इज नॉट एन इवेंट. जो परिवर्तन है एक प्रक्रिया है और एक इवेंट नहीं है, मतलब एक घटना नहीं है. ये प्रक्रिया के तहत होता है और ये एक प्रक्रिया ही है. और ये क्या, इसमें क्या आवश्यक होता है, तो हम इसको देखेंगे कि इस तरह से इसमें समय जो सापेक्ष है, समय की आवश्यकता होती है, एनर्जी जो है, एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, और रिसोर्सेज, संसाधनों की ज़रूरत पड़ती है. अगर कोई चीज़ परिवर्तन होगा तो उसके लिए हमें समय, माने टाइम, उसके लिए हमको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए. एंड देन वी नीड सम रिसोर्सेज, कुछ संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है. बिना इन तीनों चीज़ के हम किसी भी चीज़ में परिवर्तन नहीं ला सकते हैं. करिकुलम चेंज अकर्स इन डिफरेंट फॉर्म्स. इसका कई रूप होते हैं करिकुलम चेंज का. हम किसको बोलेंगे, कैसे बोलते हैं कि करिकुलम चेंज, पाठ्यचर्या में जो परिवर्तन आ रहा है वो किस तरह से हम उसके जो रूप है, स्वरूप है, उसको हम कैसे देखेंगे? तो पहला है सब्स्टिट्यूशन. हम सब जानते हैं सब्स्टिट्यूशन माने सब्स्टिट्यूट करना, एक के बदले में दूसरा. मतलब वन एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर प्रीवियसली इन यूज़. मतलब एक एलिमेंट, एक तत्व जो है पाठ्यचर्या का, वो उसके जगह पे हम दूसरा रखते हैं. जैसे अगर हम देखते हैं कि किसी एक कवि का कविताएं पढ़ाई जा रही हो, उसको हम बदल के नए कवियों को भी सम्मिलित कर सकते हैं. किसी फिगर, हिस्टोरिकल फिगर अगर है, तो हम उसके जगह पे दूसरे हिस्टोरिकल फिगर को भी ला सकते हैं. तो इस तरह से हम कुछ चीज़ जो है ना सब्स्टिट्यूट करते हैं, माने एक को हटा के दूसरे उसके स्थान पे उसी जैसा हम ले आते हैं, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं. तो
बहुत सारे देखे होंगे जो 20 साल 25 साल पहले जो पाठ्यचर्या में जो विषय वस्तु हुआ करते थे, उस विषय वस्तु में थोड़ा परिवर्तन आता है। मतलब उस विषय वस्तु में हम कुछ और सब्सटीट्यूट किए हैं। मैंने पहले जो था अभी जो है वही चीज़ है, मैंने नेचर सिमिलर है लेकिन कंटेंट थोड़ा बदल जाता है, तो इसको हम सब्सटीट्यूशन कहते हैं। दूसरा है ऑल्टरेशन, मतलब परिवर्तन करना, दैट इज चेंज इन एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर रादर देन कंप्लीट रिप्लेसमेंट। स्ट्रक्चर में परिवर्तन होगा। ऑल्टरेशन मतलब हम ये जो स्ट्रक्चर है उसको हम परिवर्तन कर देते हैं। कंप्लीट रिप्लेसमेंट नहीं होगा लेकिन होगा। जैसे स्कूलिंग, अब देखिए 10+ पहले 11 था, मैट्रिकुलेशन 11th में होता था, अब क्या हुआ, वो चेंज होकर 10+, 2+3, मैंने वही चीज़ है, मैंने खाली स्ट्रक्चर में थोड़ा परिवर्तन होता है कि जो स्ट्रक्चर था उसको हम परिवर्तन, किस तरह स्कूल एजुकेशन कहाँ तक होता था, 11 तक होता, अभी क्या हुआ 10 तक हुआ, +2 फिर उसको भी स्कूल एजुकेशन में जोड़ दिया गया, हायर सेकेंडरी बोल के, फिर जाके अब +3 होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो चेंजेज आ जाता है। तो ये करिकुलर जो एक्सपीरियंस हम देंगे किस तरह से देंगे, क्या करेंगे, तो वो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा बदल देते हैं, रादर देन कंप्लीट रिप्लेसमेंट। हम पूरा उसको रिप्लेस नहीं करते हैं, मतलब उसको हटा के दूसरा चीज़ नहीं लाते, उसी चीज़ को उसी स्ट्रक्चर में फेरबदल करके फिर उस तरह उसको फिर पेश करते हैं। तो दैट इज़ नोन एज ऑल्टरेशन। तीसरा है एडिशन, न्यू कंपोनेंट एडेड टू द ओल्ड वन। मतलब एडिशन आप जानते हैं, योग करना, जोग करना। तो ये जो हम लोग जो एडिशन करते हैं उसमें जोड़ते हैं कोई चीज़, मतलब एक नया कंपोनेंट ही जोड़ देंगे, पुराना कंपोनेंट जो है उसके साथ एक नया जुड़ जाएगा। जैसे पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, आईसीटी एजुकेशन नहीं था, तो उस चीज़ को हमने जोड़ा बाद में, हर लेवल पे जोड़ा। मैंने आप टीचर एजुकेशन में लीजिए तो वो कंपोनेंट आप 1970 का करिकुलम अगर देखिएगा टीचर एजुकेशन का, इट वाज क्वाइट डिफरेंट। वो चीज़ आज भी है, हिस्ट्री आज भी, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा चीज़ पढ़ाई होता है, लेकिन उसके साथ टेक्नोलॉजी ऐड हो गया। तो दिस इज एडिशन इन द कंपोनेंट। जैसे वैल्यू एजुकेशन का पढ़ाई अलग से नहीं हो रहा है, तो हम लोग अगर सोचेंगे कि नहीं वैल्यू एजुकेशन एक पेपर होना चाहिए, तो उसको हम वैल्यू एंड पीस एजुकेशन जोड़ देंगे। मैंने ये एडिशन हुआ उस चीज़ में, पूरा एक नया चीज़, नया कंपोनेंट पुराना चीज़ों में ऐड हो गया, जुट गया। और चौथा है रीस्ट्रक्चरिंग, रीअरेंजमेंट ऑफ द करिकुलम। मैंने अरेंजमेंट ऑफ द करिकुलम मतलब फिर से हम उसको अरेंज करेंगे। अब देखिए पहले क्या है, नॉलेज को हम छोटे छोटे कंपार्टमेंट में बांट के सिखाते थे, अभी बोला गया कि इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, इंटीग्रेटेड अप्रोच। तो ये क्या हुआ, मैंने हम जब इंटीग्रेशन करें, आप पढ़ चुके होंगे इंटीग्रेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी, आई नीड नॉट एक्सप्लेन इट अगेन। तो ये हुआ क्या, पहले क्या हुआ, हम एकदम मैंने हर विषय को उसी के स्वरूप में देखते थे। अभी क्या है, हम जोड़ के देखते हैं, डिसिप्लिन के अक्रॉस में उसको जोड़ते हैं और उसको इंटीग्रेट करने का कोशिश करते हैं। तो जो इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच माने समग्र जो अनुभव है उस चीज़ को हम एक समग्रता के साथ देखते हैं, मैंने होलिस्टिक अप्रोच के साथ देखते हैं। दैट बिकम्स द रीस्ट्रक्चरिंग। पहले हम प्रत्येक विषय को अलग अलग देखते थे, अभी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आ रहा है। तो दिस इज रीस्ट्रक्चरिंग, रीअरेंजमेंट ऑफ द करिकुलम। करिकुलम में रीअरेंजमेंट आया, फिर से हम उसको अरेंज किए। देन दिस इज ऑल अबाउट मतलब व्हाट एस्पेक्ट ऑफ करिकुलर चेंज, मतलब पाठ्यचर्या परिवर्तन क्या है, थोड़ा सा मैंने बताया इसके बारे में। अब आते हैं कि वाई करिकुलर चेंज, क्यों हम पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाएंगे। सर्टनली टू कोप अप विद द सोशियो पॉलिटिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। जो भी परिवर्तन, देखिए परिवर्तन एक लॉ ऑफ नेचर है, उसको हम बदल नहीं सकते। तो हर पहलुओं में ये परिवर्तन अनिवार्य हो जाता है और होता भी है। तो उसी वैसे ही पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी जो एडवांसमेंट हो रहा है दिन बर दिन, नॉलेज का जो एक्सपेंशन हो रहा है, उसको अगर हम देखें तो उसको अगर हम उसके साथ अगर हम चलना चाहेंगे तो हमें अपने पाठ्यचर्या में परिवर्तन लाना आवश्यक हो जाता है। So this is the why about the curricular change. Now come to why rigidity of attitude for curricular change. क्यों हम देखते हैं कि अगर हम अभी हमने कहा कि जो चेंज है वो इनएविटेबल होता है, माने उसको हम बाद नहीं दे सकते, उसको हम छोड़ नहीं सकते। और ये जो लॉ ऑफ नेचर है, मतलब प्रकृति का ये नियम है, परिवर्तन, हर चीज़ परिवर्तन होता है। मैंने आप कभी नहीं कह सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो शाश्वत है, निरंतर, मैंने
निरंतर है, तो वो परिवर्तन होना उसका स्वभाव है, तो परिवर्तन होगा ही। तो ऐसे परिवर्तन अगर सब चीज़ में हो रहा है तो करिकुलम में होगा, तो यहाँ पे फिर रिजिडिटी क्यों, ये अनविलिंगनेस क्यों, एटीट्यूड में जो आपका मनोभाव में ये परिवर्तन को अपना लेना क्यों प्रॉब्लम लगता है, मतलब क्यों प्रॉब्लमेटिक, क्यों हमें कष्ट होता है कि कोई परिवर्तन को अपनाए। अब देखिए ह्यूमन टेंडेंसी है कि परिवर्तन को हमेशा से आप मानव इतिहास शुरू से उठा के देखिए, कोई भी चीज़ अगर परिवर्तन आता है तो लोग उसको पहले रेजिस्ट करते हैं, माने उससे अवरोध करते हैं कि हमें अभी परिवर्तित नहीं होना है। कोई भी मैंने आप देखिए अगर समाज भी लेते हैं तो समाज में बहुत सारे प्रथाएं जो चल रही थी उसको भी अगर हम परिवर्तन करना चाहेंगे तो उसमें भी आपको विरोध होगा। आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम योर ड्रेसिंग सेंस, जो हम लोग आजकल जो वेशभूषा हम लोग जो पहनते, हमारा जो पहनावा है तो एकदम से परिवर्तन नहीं हो गया, माने वो धीरे धीरे होता है, मतलब हम हमेशा रेजिस्ट करते हैं, आज भी कुछ लोग रेजिस्ट कर रहे हैं उस चीज़ को, लेकिन वो हो रहा है। तो ये इस तरह से परिवर्तन को हम देखते हैं। और रेजिस्टेंस भी है, जो रिजिडिटी है वो भी नेचुरल है, वो आप उसको नहीं बोल सकते कि ये बड़ा अननेचुरल है, क्यों रिजिड हो रहे, क्यों लोग उसको नहीं अपना रहे। ये हमारे स्वभाव में है कि अगर कोई परिवर्तन आता है एकाएक तो हमें उसको माने एकदम से अपना लेना पसंद नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमारे साथ जुड़ा हुआ था इतना दिनों से, हम उस चीज़ को एकाएक छोड़ने के लिए थोड़ा कष्ट अनुभव करते हैं। तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स विथ करिकुलर चेंज ऑल्सो। नाउ सी, बिकॉज चेंज प्रोसेस ऑल्सो फॉलो द यूनिवर्सल पैटर्न, जो चेंज है वो भी यूनिवर्सल पैटर्न फॉलो करता है। दैट इज़ जो परिवर्तन का जो पैटर्न है वो एक यूनिवर्सल चीज़ है। जैसे मैंने अभी कहा ना, कोई भी चीज़ आता है किसी भी फील्ड में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चेंज कैसे होता है, कैसे आता है, मतलब धीरे धीरे। तो पहला चीज़ है कि जो चेंज लाते हैं, जो उसका शुरुआत करते हैं, जो इनिशिएट करते हैं, उसको हम लोग इनोवेटर्स कहते हैं, मतलब अन्वेषक जिसको बोलते हैं, जो कुछ नया चीज़ निकाल के लाता है, तो वो दे आर इनोवेटर्स। मतलब ये चीज़ होना चाहिए, किसी 2-4 लोगों ने कहा कि नहीं ये होना चाहिए। तो ये जो जैसे बाल विवाह था, सपोज हम बोलते हैं, तो एकाएक सब लोग नहीं बोले कि बाल विवाह को हटा देना है, तो वो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं ये कुप्रथा है, इसे हटा देना है। सो जो लोग पहले इस चीज़ को इनिशिएट किया, दे आर इनोवेटर्स। तो ऐसे ही करिकुलर में भी जो चीज़ नया आता है, सपोज कंप्यूटर आया, इसको कुछ ही लोगों ने पहले सोचा कि नहीं कंप्यूटर को एजुकेशन में जोड़ना है, क्योंकि कंप्यूटर जो है हर फील्ड में हमें ज़रूरत पड़ रही है। तो पहले जो लोग लाए, दोज आर इनोवेटर्स, है ना, वो इनोवेशंस है, नवीनता या नवीनतम चीज़ों को सम्मिलित करने का कोशिश किया या उसका आविष्कार किया। दूसरा लेवल पे लोग आते हैं कि वो लोग होते हैं अर्ली अडॉप्टर्स। कुछ लोग देखते हैं कि अरे ये चीज़ आया, चलो ठीक है उसको भी हम अडॉप्ट कर लेते हैं, माने उनके पीछे पीछे बहुत जल्दी वो उस चीज़ को ग्रहण कर लेते हैं कि आया तो हाँ ये अच्छा ही होगा, तो आया तो हम। ये बहुत कम लोग होते हैं पूरा समाज में। आप देखिए किसी भी सिस्टम में आप देखिए, ऐसे अर्ली अडॉप्टर्स जो है, माने जो जल्दी ग्रहण करने वाले लोग हैं, वो बहुत कम होते हैं, एक मुट्ठी भर होते हैं जो कि उसको भांप लेते हैं कि हाँ ये ज़रूरत है। कंप्यूटर आया दुनिया में, तो अर्ली अडॉप्ट अगर आप देखेंगे जो देश पहले इसको अडॉप्ट किया, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं कि अंग्रेजी एक ग्लोबल लैंग्वेज है, जो पहले सोच लिया कि नहीं हमें अंग्रेजी देंगे तो हम ग्लोबल मार्केट को पकड़ पाएंगे, तो वो लोग अर्ली अडॉप्टर हुआ। जैसे कुछ देश हैं जो कि ग्लोबल जॉब को, ग्लोबल मार्केट को नहीं, अपना लैंग्वेज पे ज़्यादा स्ट्रेस दे, जैसे चाइनीज़ लोग। अभी वो लोग सोच रहे हैं कि हमें अंग्रेजी का ज़रूरत पड़ेगा। हमारे भारतवर्ष में भी वैसे कुछ स्टेट जो है अंग्रेजी में बहुत एम्फोसिस दिए, तो वैसे जो लोग अंग्रेजी जिनका स्ट्रॉन्ग है, उन लोगों को क्या है, नौकरियाँ जो IT एनेबल्ड सर्विसेज है, जो ग्लोबलाइजेशन के तहत आया, तो उनको ज़्यादा उस नौकरी में होता है। जैसे देखिए मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन हुआ, जैसे वो जो आजकल होता है कॉल सेंटर्स में काम, तो कौन लोगों को ज़्यादा मिला। आप देखिए साउथ इंडियन 2000 मैंने वो लोग बचपन से अंग्रेजी पढ़ते हैं। हमारे इधर का सिस्टम नॉर्थ में क्या, क्लास 5 से कभी अंग्रेजी सिखाना के बात होता है, कभी 3 से होता है। अभी ये लोग भी रियलाइज़ किया है तो क्लास 1 से शुरू कर रहा है। सो दीज आर अर्ली, जो लोग पहले उसको ग्रहण करता है तो अर्ली अडॉप्टर्स। फिर नेक्स्ट आते हैं अर्ली मेजॉरिटी। अर्ली मेजॉरिटी क्या है कि
पहले आई विल रेजिस्ट एंड देन फाइनली आई विल एक्सेप्ट। पहले मैं इसको रेजिस्ट करूँगा, बस बाद में हम चल के इसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो सब कोई कर रहा है तो हम कर लेंगे। आई डोंट नो द प्रॉस एंड कॉन्स, मुझे पता नहीं, लेकिन अगर सब कर रहे हैं मतलब अच्छा होगा तो इसलिए हम कर ले रहे हैं। तो ये हो जाता है कि ये लोग अर्ली मेजॉरिटी, माने यहाँ पे आते आते बहुत सारे लोग उसको अपना लेते हैं। अब देखिए अंग्रेजी के प्रति जो मनोभाव है, आप लोग अपने बोलते हैं राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, सब कुछ है, लेकिन अंग्रेजी के प्रति मनोभाव आप देखिए 20 साल पहले और आज में फ़र्क आया, तो ये अर्ली मेजॉरिटी में आ जाएंगे। कुछ लोग हैं जो कि लेट मेजॉरिटी, हाँ, अब बोलते हैं कि अब कोई चारा नहीं तो फिर हम अपना लेते हैं इस चीज़ को, लेकिन हम हृदय से इस चीज़ को आज भी विरोध करते हैं। कोई चारा नहीं है, मतलब हम आई एम हेल्पलेस नाउ, सब कोई कर रहा है तो मुझे करना पड़ेगा, लेकिन आज भी मैं अंदर से हम इस चीज़ को विरोध करते हैं। तो ऐसे लोग भी रहेंगे, तो ये लेट मेजॉरिटी है। और पांचवा है लगार्ड्स, मतलब जो पिछड़ा रह जाता है, मतलब फास्ट चेंजेस आर नॉट पॉसिबल। आप जैसे बोल रहे हैं, मतलब उन लोगों का कहना होता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि नहीं परिवर्तन आ जाएगा, इतना दिनों में आ जाएगा, तो ये कतई संभव नहीं है। तो वो अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। ये भी कुछ लोग होते हैं, एक मुट्ठी भर लोग ये भी होते हैं। अब देखिए ये चीज़ मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये जो परिवर्तन है इसी स्टेप दे के हर चीज़ में आता है। तो करिकुलम में हो, एजुकेशन सिस्टम में, कोई भी सिस्टम हो, सोसाइटी हो, कहीं पे भी आप इसको फिट बैठा सकते हैं। तो ये 5 चरण होता है उसका, 5 तरह के लोग होते हैं, 5 तरह से लोग उसका मैंने उस चीज़ को अपनाते हैं। पहला होता है इनोवेटर्स, दूसरा है अर्ली अडॉप्टर्स, तीसरा है अर्ली मेजॉरिटी, चौथा है लेट मेजॉरिटी एंड पांचवा है लगार्ड्स। तो इसको हम इसलिए समझेंगे कि इसी के बेस पे हम पाठ्यचर्या जो परिवर्तन है उसका आधार रखते हैं। ये जब नहीं होता है, ये इस चीज़ को आप जब फॉलो नहीं करते, हम थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, माने धैर्यहीन होते हैं, क्यों परिवर्तन नहीं आ रहा, क्यों परिवर्तन। तो अगर हम ऐसे सोचेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा परिवर्तन लाने के लिए। Now see, as teachers are the implementers of curriculum, the resistance come from the teachers only and sometimes from the institution. क्योंकि पाठ्यचर्या को जो कार्यान्वित करेंगे वो शिक्षक हैं, तो जो कार्यान्वित करेंगे वही अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे परिवर्तन आएगा। मतलब यहीं से विरोध जो है, अवरोध जो है, यही शिक्षकों के द्वारा ही ज़्यादा होता है। मतलब हम अगर खुल के भी नहीं करेंगे तो हम इस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो जितना भी परिवर्तन आएगा शिक्षक ही पहुंचाएगा बच्चों तक। शिक्षक के ऊपर डिपेंड करता है वो किस तरह से पहुंचाएगा। नहीं भी पहुंचाएंगे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। तो जो एक्सपीरियंस देने की बात है एक परिवर्तित ढांचा में, अगर हम नहीं देंगे तो कोई हमें प्रश्न नहीं कर सकता है, मैंने आपको चैलेंज नहीं कर सकता। तो ये जो विरोध है ये पहले शिक्षक करते हैं। सो इट इज सेड दैट ब्लॉक्स टू करिकुलम, ब्लॉक्स मतलब अवरोध जो है, ब्लॉक्स टू करिकुलम चेंज अराइज आउट ऑफ द एटीट्यूड ऑफ टीचर्स as well as out of the nature of the relationship with administrators, supervisor and students. ये जो अवरोध का जो अवधारणा है वो शिक्षकों से ही उत्पन्न होता है। और ये जो अवरोध इसलिए वो लोग करते हैं, ये किस पे निर्भर करता है, जो अवरोध का जो कॉन्सेप्ट है वो किस पे निर्भर करता है, उनका जो संबंध है एडमिनिस्ट्रेटर माने प्रशासक वर्ग के साथ और छात्रों के साथ किस तरह का संबंध है, संपर्क है, उसे लेते हुए वो पाठ्यचर्या जो परिवर्तन होता है उसमें वो अवरोध या उसको एक्सेप्ट करेंगे, वो रिसेप्टिव होंगे कि रिजिडिटी दिखाएंगे, ये डिपेंड करता है। टीचर्स एटीट्यूड इज़ ए क्रूशियल डिटरमाइनिंग फैक्टर इन सक्सेस एंड फेलियर ऑफ करिकुलर चेंज। शिक्षक का जो मनोभाव है वो एक बहुत अहम कारक होता है कोई भी पाठ्यचर्या परिवर्तन का सक्सेस माने सफलता या उसका विफलता के लिए ये बहुत बड़ा कारक होता है। नाउ कम टू व्हाट रिजिडिटी ऑफ एटीट्यूड, माने व्हाई रिजिडिटी ऑफ एटीट्यूड। हम बोलते हैं कि एटीट्यूड टीचर जो है बहुत रिजिड है, बहुत माने अनविलिंग है, इच्छा नहीं है, अनम्यता है उनमें। क्यों है ऐसा भाई, क्यों होता है नॉर्मली? तो पहला पॉइंट है प्री डिस्पोजिशन ऑफ एडुकेटर्स टू रेजिस्ट चेंज इटसेल्फ। अब मैंने कहा कि इट इज़ यूनिवर्सल, चेंज यूनिवर्सल है तो रेजिस्टेंस भी यूनिवर्सल है। तो ये प्री डिस्पोजिशन शिक्षक वर्ग जो है
वो बोलते हैं कि जो चल रहा था तो चल ही रहा था, एकाएक ऐसे क्यों बदली करेंगे इस चीज़ को, क्यों बदलेंगे, क्यों परिवर्तन लाएंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम था। तो एक माइंडसेट था कि जो चल रहा है वो अच्छा है, तो खराब क्या है इसमें। तो दिस इज़ अ माइंडसेट, माने ये माइंडसेट का जो मनोभाव का जो प्रॉब्लम है, ये इसके लिए हम रिजिड बना लेते हैं कि नहीं नहीं यही सही तो चल रहा था, अभी क्या दिक्कत है। तो ये परिवर्तन, जैसे अभी देखिए हम लोग को बोलते हैं टेक्नोलॉजी के सहारे क्लास लेना पड़ेगा, तो अगर ये कुछ ही दिनों का बात होता है तो हम लोग भी शायद हो सकता है कि रजिस्ट करते कि नहीं नहीं हम क्यों ऐसे करेंगे, हमें तो कोई सिखाया नहीं, इसे ऐसे करने से वो पहले जो ट्रेडिशनल क्लासरूम ही सही है। जब तक हम क्लासरूम बच्चों के सामने नहीं होंगे तो ये लेक्चर्स हमारा बहुत इफेक्टिव नहीं होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये हमारा प्री डिस्पोजिशन है, मतलब पूर्वाग्रह है, जो कि हम इस तरह से सोचते हैं। तो परिवर्तन को हम इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते, इतना बहुत शीघ्रता के साथ एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये हमारा माइंडसेट पहला चीज़ है। दूसरा है चेरिस्ड ऑटोनॉमी, स्वायत्तता का जो स्वाद है, जो हमने भोगा है स्वायत्तता को, मतलब हम अपना मन मर्जी करेंगे, क्लास में जाएंगे जो इच्छा है हम, क्योंकि हम शिक्षक हैं, हम कुछ मैंने हम अपने तरीके से हर चीज़ को डील करेंगे, मैंने कंटेंट को हम अपने तरीके से डिलीवर करेंगे। ये क्या ज़रूरत है, पहले गुरुकुल सिस्टम में ऐसे ही पढ़ाई होता था। तो हम लोग इस तरह से बहुत सारे तर्क देते हैं। तो ये जो ऑटोनॉमी है टीचर का, हर दूसरे साल आप बोलते हैं कि ये मेथड से पढ़ाओ, वो मेथड से पढ़ाओ, हम क्यों करें, हमारा स्वायत्तता कुछ नहीं है, हम अपना हमारा सोच कुछ नहीं लगेगा। तो इस तरह का फीलिंग आता है। तो ये हो गया कि चेरिस्ड ऑटोनॉमी जिसको हम बोलेंगे। तो ये जो स्वायत्तता को हम इतना दिन भोगे हैं, आप बोलते हैं कि हर दूसरे दिन चेंज करो। अगर हम अपने से पूर्व शिक्षकों को देखें तो वो लोग शुरू दिन से आखिरी दिन तक वैसे ही किया, उस चीज़ को उतना ज़्यादा डेवलपमेंटल प्रोग्राम नहीं था, तो क्या वो शिक्षक नहीं है। वहाँ से निकल के हम लोग ये भी तर्क देते हैं कि पहले जो पढ़ाई होता था वहाँ से क्या लोग IAS नहीं बने, डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बने, या और अदर प्रोडक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं सोसाइटी। तो ये मनोभाव हो जाता है। तो ये चेरिस्ड ऑटोनॉमी। तीसरा है लैक ऑफ नॉलेज एंड स्किल, जो ज्ञान और कौशल का अभाव, जो कि एक नया नॉलेज, एक नया ज्ञान और नया कौशल को का आधार बनता है। माने हम प्रीवियस चीज़ ही नहीं जानते, आप नया चीज़ ले आते हैं। हम पहले ठीक से अभी जाने नहीं, अभी हम माइक्रो टीचिंग पे थे, हम शिक्षण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देखते हैं। आप एक तो होलिस्टिक अप्रोच लेके खड़े हो गए। हम अभी माइक्रो टीचिंग को ठीक से अपनाए नहीं, वो ऑब्सोलीट हो गया, वो ख़त्म हो गया। अभी नया मॉडल चल रहा है, अभी 5 पढ़ाइए और कुछ नए आ चुके हैं। तो ये कैसे होगा। तो ये हम प्रीवियस नॉलेज हमारे पास नहीं है, हम कभी उसमें ही मैंने पारंगतता प्राप्त नहीं की, अभी अब नया चीज़ लाए। तो ये जो ज्ञान का अभाव, ज्ञान का जो कमी और कौशल में जो कमी है, ये हमें मैंने खींचता है पीछे की ओर, हम जो शिक्षक वर्ग है वो रिजिड होता है कि नहीं, हमें परिवर्तन नहीं लाना है। चौथा है लैक ऑफ इंटरेस्ट, रुचि में कमी। मैंने ऐसे तो शिक्षण जो प्रोफेशन है, टीचिंग प्रोफेशन जो है, उसको बहुत लोग बहुत हाई एस्टीम में नहीं देखते हैं। आज का संदर्भ में तो मैंने ठीक है नौकरी मिल गया, बस वहीं तक है, तो हम इतना क्यों मेहनत करें। तो ये जो इंटरेस्ट नहीं है इस प्रोफेशन के प्रति, तो हम ये बार बार जो परिवर्तन होता है उसमें हमारा खुद का एनर्जी लगेगा, समय लगेगा, रिसोर्सेज भी लग सकते हैं, तो हम क्यों करेंगे। हमें तो ऐसे ही पैसा मिल रहा है, व्हाई शुड वी डू दिस, हमें क्या मिलेगा ये सब करके। तो इस तरह का जो है ये हमको क्या कहता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन ऑल्सो, हमको डीमोटिवेट करता है। हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हम पहले उसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं। तो ये चीज़ जब हम देखते हैं कि हमें वैसे कुछ मैंने आर्थिक फ़ायदा या लाभ नहीं है, तो हम इस चीज़ में क्यों जाएं। तो ये इंटरेस्ट को भी डिसइंटरेस्ट में बदल देता है, डीमोटिवेट कर देता है। तो ये जो इंटरेस्ट और मोटिवेशन, ये दोनों में कमी होने से हम रिजिड हो जाते हैं। देन कम्स द एज फैक्टर, देन जेंडर फैक्टर, मैंने सेक्स फैक्टर एंड एक्सपीरियंस फैक्टर। अब किस एज में हम परिवर्तन करना चाहते हैं। मैंने देखा है कुछ स्टडीज़ में, जैसे आजकल आता है, मैंने बीच में आया कि थ्रू द सर्व शिक्षा अभियान कि टीचरों को मेथडोलॉजी पे ट्रेनिंग दिया जाए, जैसे एक्टिविटी बेस्ड ट्रेनिंग हो, और कुछ जो नया इनोवेटिव मेथड्स है कि क्लासरूम में कैसे ट्रांजैक्शन होने से बच्चों में अच्छा अधिगम होगा। तो उसमें मैंने देखा कि जो लोग थोड़ा यंग टीचर्स है, न्यूली अपॉइंटेड है, या विदिन 10 ईयर्स या 5 ईयर सर्विस हुआ है, वो लोग थोड़ा इंटरेस्ट ले रहे थे। लेकिन जो लोग जिनको अबव 55 हो गया, उनको भी भेजा गया कि आप जाके सीख के आइए।
तो इस जो आयु में आके वो खुद को परिवर्तन करना थोड़ा मुश्किल उनको लगता है कि क्यों हम परिवर्तन करें, इतना 55 साल हो गया, 5 साल में रिटायरमेंट है। तो इस तरह से जो है एक फैक्टर बन जाता है रिजिडिटी का। तो लोग जो है ना, जो यंग है तो वो लोग के लिए उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, जैसे जैसे आप अनुभव लेते हैं, उस अनुभव को पीछे छोड़ के नया अनुभव लेना आप कतई पसंद नहीं करते हैं, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसके चलते भी रिजिडिटी आता है। उसी तरह से जेंडर फैक्टर, माने कौन इसमें इंटरेस्ट, अगर प्राइमरी लेवल में है तो आजकल देखिए जो लड़के हैं वो ज़्यादा टीचिंग प्रोफेशन में इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अगर स्कूल टीचिंग की बात करें तो वो लोग उतना अगर कुछ नहीं हुआ, नौकरी मिल गया ठीक है, लेकिन ये जो परिवर्तन की बात आती है बार बार, तो वो लोग थोड़ा मनोभाव उनका बहुत अच्छा नहीं रहता है। जबकि लड़कियां थोड़ा इंटरेस्ट लेके करती है कि वो उस प्रोफेशन को बहुत हाई एस्टीम में देखती है। तो ये हो जाता है कि जेंडर जो डिफरेंसेस है इन परसीविंग द टीचिंग प्रोफेशन, वाइस वर्सा भी हो सकता है, it depends upon that, but in a general way we can say the female oriented जो ये प्रोफेशन हो गया है, तो फीमेल लोग ज़्यादा इसमें, तो वो लोग दे कैन एक्सेप्ट द चेंजेस। और कभी कभी होता है कि फीमेल अगर एजेड है तो वो बिल्कुल नहीं एक्सेप्ट करना चाहेंगी। तो इस तरह से होता है, माने कुछ भी हो सकता है। तो ये जो जेंडर है वो भी एक कारक बनता है। तीसरा है एक्सपीरियंस, अनुभव किसको कितना है। मैंने अभी अभी कहा कि लैक ऑफ नॉलेज, मैंने प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस एक्सपीरियंस अगर आपका बहुत सुदृढ़ नहीं है, जो अनुभव है, तो आप नया अनुभव ग्रहण करने के लिए भी थोड़ा सा सख्त हो जाते हैं कि नहीं हमें नहीं लेना, आप रिजिड हो जाते हैं उस कंडीशन में। फिर आता है कि एलिविएशन ऑफ फियर्स एंड अनसर्टेनिटी विद द चेंज। ये जो परिवर्तन हम लाएंगे, सचमुच ये परिवर्तन के साथ हम कोप अप कर पाए, ये एक भय उत्पन्न होता है। जब कंप्यूटर आया तो लोगों में एक तो भय उत्पन्न हुआ कि बहुतों का नौकरी चला जाएगा, जैसे दूसरे सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर छोड़ के, कि कंप्यूटर विल रिप्लेस द ह्यूमन बीइंग। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, कंप्यूटर आया तो और नौकरियां ज़्यादा स्कोप बढ़ गए। उसी तरह से कोई चीज़ आता है तो हमको लगता है कि अगर हम इसको नहीं कर पाएंगे तो हमारा नौकरी चला जाएगा। तो ये एक डर का माहौल आ जाता है परिवर्तन के साथ, कि ये जो आ रहा है, हम पे जो बोला जा रहा है कि परिवर्तन आप लाइए, तो हम अगर नहीं ला पाए तो क्या होगा, ठीक है, अगर ये ले आते हैं भी तो उससे क्या होगा। तो हम अगर ठीक से इस चीज़ को नहीं कर, तो इसीलिए हम पहले ही पीछे हट जाए। हो सकता है कि हम ना कर पाए। देखिए इतना दिन हो गया, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स, आज भी हमारे शिक्षक वर्ग में बहुत शिक्षक है जो कि कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है। मैंने वो अभी भी वर्ड में एक फाइल नहीं टाइप कर सकते, सेव नहीं कर सकते, बेसिक आइडिया ऑफ कंप्यूटर्स नहीं है। तो उनको अगर आप जबरन बोलिएगा कि नहीं सीखे, तो उनका मन में ये जो फियर फैक्टर है उनको सीखने नहीं दिया। वो हमेशा इससे बचते रहे, एस्केप करते रहे। तो ये एस्केप क्यों? क्योंकि ये फियर फैक्टर, कि हम अगर नहीं कर पाए, अगर आप सीखने का कोशिश नहीं होगा तो फिर लोग क्या कहेंगे। तो ये दिस इज़ अ फियर फैक्टर। तो ये जो है ना, फियर जो है बढ़ा, एलिवेट किया। सो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। फिर आता है प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ न्यू जो चेंजेस इन द सिस्टम ऑफ द क्लासरूम। मैंने जो परिवर्तन आप ला रहे हैं पाठ्यचर्या में, वो क्लासरूम में आते आते कितना प्रैक्टिकेबल होगा, मैंने प्रैक्टिकली हम कितना उसको कर पाएंगे, ये भी एक कारण बन जाता है रिजिड होने के लिए। फिर जैसे मैंने कहा था कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, लोग उसको हर चीज़ को, हम लोग क्या करते हैं, ह्यूमन बींग्स है ना, तो लोभ जो है वो तो इनहेरिट किए हुए हैं हम लोग, मैंने वो इनबॉर्न है, हमारे जन्मजात जो क्वालिटी है। तो हम हर चीज़ को, अगर हम ये अभी तक तो वैसे ही चल रहा था, हमें पैसा मिल रहा था, अब ये नया चीज़ करने से हमें क्या मिलेगा, हाउ डू वी गेन आउट ऑफ इट, क्या हमें प्रमोशन मिलेगा, क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा रेमुनरेशन मिलेगा। मैंने इस तरह से हम हमेशा आर्थिक बेनिफिट की ओर देखते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ और जैसे अमूर्त लाभ की ओर भी देखते हैं कि हमें कहाँ कितना प्रशंसा मिलेंगे, कितना प्रशस्ति पत्र मिलेंगे हमें। लोग अगर हम इसको पहले अपनाते हैं तो लोग कैसे हमको ज़्यादा तवज्जो देंगे एक शिक्षक समाज में। तो इस तरह से हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हैं, जो इसमें देखता है कि नहीं, अगर हम ये चीज़ कर लेंगे तो हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंस मिलेगा हमारा कम्युनिटी में, वो लोग थोड़ा उसके आगे जाते हैं, मैंने वो उस तरह से बेनिफिट देखते हैं। कोई सोचता है कि हम अगर ये चीज़ को अपना लेते हैं, करते हैं, तो हमें प्रमोशन मिल जाएगा, पदोन्नति हो सकता है, तो वो लोग भी चेंज को अपना लेंगे। बाकी लोग क्या करेंगे, नहीं भी कर सकते, जिनको लगेगा कि नहीं इससे कोई बेनिफिट नहीं, हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो हम क्यों करेंगे। सो दिस हैपेंस। नाउ कम्स इम्पोजिशन एंड हरीडनेस।
ना कम टू द मैनेजमेंट साइड। ये तो हुआ सेल्फ। मैनेजमेंट क्या करता है कि इम्पोज करते हैं, नहीं आपको कर ही लेना है, और इतने दिन एक तो समय सीमा तय करते हैं कि आपको देखिए 6 महीने के अंदर ये सब हो जाना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं होता है। रादर इट शुड बी अ सबटल शिफ्ट, माने धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस है। जैसे मैंने अभी कहा 5 तरह से लोग हैं, इनोवेटर से लेकर लगार्ड्स तक। तो आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हैं, अगर आप इम्पोज करते, थोपते हैं लादते किसी चीज़ को, तो वहाँ रेजिस्टेंस होगा, विरोध होगा, और ये रिजिडिटी जो शक्ति है अपने मनोभाव में, वो दिखने लगेगा। फिर और है इम्पेशंस ऑफ द मैनेजमेंट, अधैर्य जो होना, धैर्यहीन होना कि परिवर्तन नहीं हो रहा है। हर जगह देखिए डिपेंड्स अपॉन द कंडीशंस ऑल्सो, बैकग्राउंड ऑफ द टीचिंग कम्युनिटी। आप बोलेंगे कि यहाँ वहाँ हो गया तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा है, उस जगह में हो गया, सपोज हम बोलेंगे रांची में हुआ तो जमशेदपुर में क्यों नहीं हो रहा है, जमशेदपुर में हो रहा है तो चाईबासा में क्यों नहीं हो रहा। सो इट डिपेंड्स अपॉन द प्लेस एंड द बैकग्राउंड ऑफ द टीचर कम्युनिटी फ्रॉम वेयर दे आर कमिंग। तो वो उनका कितना एक्सपोजर है। आप इम्पेशेंट होंगे तो कभी, अगर आप इम्पेशेंस दिखाएं तो और रिजिड होंगे। तो ये रिजिडिटी इस तरह से भी आता है। नाउ डिमांडिंग एक्स्ट्रा टाइम फ्रॉम द टीचर्स। अगर मैनेजमेंट एक्स्ट्रा टाइम डिमांड करेंगे कि नहीं आप और एक्स्ट्रा समय दीजिए, 5 बजे के बाद रुकिए और इस चीज़ को सीखिए, तो और रिजिड होंगे लोग। अगर उसी समय सीमा के अंदर आप कुछ करके उनको परिवर्तन करना चाहेंगे ग्रेजुअली, मैंने परसुएड करके, तो अलग बात है। अगर आप उनसे एक्स्ट्रा समय मांगेंगे कि नहीं आप समय दीजिए और इस चीज़ को सीखिए, तो हम कोई क्यों करेगा इस चीज़ को। तो उनका जो स्टिपुलेटेड टाइम है, उनका जो रिफ्रेशमेंट का टाइम है, जो रिलैक्सेशन रिक्रिएशन का टाइम है, उस टाइम को अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो लोग बोलेंगे, तो लोग रिजिड होंगे। तो ये रिजिडिटी का दूसरा कर, बहुत सारा जगह देखे होंगे कि थोपते हैं। बहुत सारा प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो भी है, सोचते हैं कि हम टीचरों को इस तरह से टीचर जो है अनिच्छा से कोई काम करते हैं। अब पीठ पीछे बहुत कुछ बोलते भी हैं, लेकिन क्योंकि नौकरी बचाना है तो करते हैं। तो ये जो है मनोभाव में एक रिजिडिटी लाता है कि हम परिवर्तन नहीं होने से ही अच्छा है। फिर होता है कि एक्सेस टू द रिसोर्सेस इज़ वेरी लिमिटेड। आप तो परिवर्तन ले आते हैं, लेकिन रिसोर्स जो है, जो साधन है, संसाधन है, उसके वहाँ तक पहुँच नहीं है। माने आपके पास ना तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स है, ना उस तरह से एक्सपोजर है, ना कुछ है। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि परिवर्तन हो। आपके पास मैंने प्रोजेक्टर नहीं है, आप चाहेंगे कि हर टीचर जो है पावर पॉइंट बना के लाए, तो मुश्किल होता है। तो वो परिवर्तन हम क्यों करें जब तक हमारे पास वो चीज़ रिसोर्सेज नहीं है, तो हम करेंगे क्यों। तो हम पहले ही देखते हैं कि अगर हम ये सीखेंगे अपना स्कूल में या कॉलेज में, इसकी यूटिलाइज कर पाएंगे कि नहीं, हमारे पास उतना रिसोर्सेज है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम बेकार ही सीखना है, क्यों सीखेंगे। हमें एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग का ट्रेनिंग मिला, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ 55 बच्चे बैठे हैं स्कूल में, तो हम किस तरह से करेंगे। तो वो आई वॉशिंग हुआ, मैंने खुद देखा है इसको होते हुए। तो इस तरह से लोग नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाते। कुछ ही लोग करेंगे, बाकी लोग नहीं करेंगे। देन बिलीफ सिस्टम एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल एफिलिएशन। अब देखिए पॉलिटिकल एफिलिएशन बहुत बड़ा मायने रखता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पॉलिटिकली ड्रिवेन होता है। बहुत सारा चीज़ है, जैसे हिस्ट्री को छेड़छाड़ करना, हिस्ट्री को परिवर्तन करने के बाद होता है। तो वैसे शिक्षक जो जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं या पार्टी के साथ जुड़ाव रखते हैं, उस चीज़ को बहुत हाईलाइट करके बोलेंगे। अभी अगर मोदी हैं तो मोदी के सपक्ष में देखिए, करिकुलम केवल बुक में जो लिखा है वो नहीं है। कुछ लोग इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं कि मोदी देश का सपूत है, लेकिन कुछ लोग उनके विरोध में भी बोलते हैं। तो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, कहीं ना कहीं बोलते हैं। तो अगर हम परिवर्तन लाएंगे, आप बोलेंगे मोदी इज ए चैप्टर नाउ इन द क्लासरूम, तो बहुत लोग उसको विरोध करना शुरू कर देंगे कि क्यों ऐसे होगा, ऐसे तो नहीं हुआ था। तो वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को, जैसे अब देखिए अभी गांधी जी को लेके भी बहुत सारे डिबेट है। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसे है, राष्ट्रपिता हैं। तो कुछ लोग देखिए दबेश्वर में ये भी है कि गांधी जी ने क्या क्या गलतियाँ की। अगर इस तरह से आप देखेंगे तो वो जिस तरह का जिसका जो बेंट ऑफ माइंड है, तो उस तरह से जिसके साथ जिसका जुड़ाव है जो पॉलिटिकली, तो वो उस नज़र से देखने का कोशिश करते हैं। गॉडसे का बात आता है तो लोग उस तरह से देखते हैं, भले ऊपर मन से करते हैं, लेकिन ये आ जाता है, मैंने पॉलिटिकल एफिलिएशन के साथ ये आता है इस तरह से। तो अगर हम इस चीज़ को कहीं इम्पोज करेंगे, कोई ऐसा चीज़ जो कंट्रोवर्शियल चीज़ हो, उस चीज़ को अगर इम्पोज करेंगे तो उसमें लोग रिजिडिटी दिखाएं कि नहीं ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये चीज़ नहीं पढ़ाई होना चाहिए।
हम इसको नहीं मानते हैं, हम इसको नहीं करेंगे, हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, अगर बोलेंगे भी तो उसका बहुत सारे नेगेटिविटी के साथ बोलेंगे। तो ये कंपल्सन अगर होगा तो ये प्रॉब्लम आता है। देन कम्स टू नो इंसेंटिव। इंसेंटिव क्या है? परिवर्तन तो होगा, लेकिन क्या परिवर्तन के साथ आप इंसेंटिव का भी स्कोप रखे हैं कि क्या परिवर्तन होने से उस पर्टिकुलर शिक्षक को या उस शिक्षक समुदाय जो परिवर्तन पाठ्यचर्या परिवर्तन के साथ जाना चाहते हैं उनको क्या लाभ मिलेगा, वो किस तरह से, ठीक है वो इमोशनल और ये जो दायित्व है उनका तो वो पूरा होगा, लेकिन उनको और क्या लाभ मिल सकता है। तो ये अगर लाभ नहीं मिलेगा, इंसेंटिव नहीं मिलेगा, प्रोत्साहन कुछ नहीं मिलेगा, वो मॉनिटरी हो सकता है या नॉन मॉनिटरी हो सकता है। अगर वो डिफाइन नहीं होता है तो फिर लोग रिजिड होते हैं कि क्यों हम करेंगे। 10 करिकुलम चेंज like any other change also focuses or also faces the rigidity और रेजिस्टेंस ऑफ चेंज। हर परिवर्तन के जैसे ये करिकुलम चेंज भी रेजिस्टेंस को झेलता है, बट वी कैन ऑलवेज say that it can be attained with proper क्या बोलते हैं appliance of strategies. We can apply certain strategies that can, so that it can attain this curricular change, like giving enough time. हम समय देना पड़ेगा, कोई परिवर्तन होगा एकाएक नहीं होगा। 2 ईयर B.Ed करिकुलम इंट्रोड्यूस हुआ, इससे पहले वो एक्सपेरिमेंट हुआ ऑल द RIs में, रीजनल्स में, वो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में 98 से परहैप्स वो चल रहा है। अब यहाँ आया 2014 में। अब देखिए 15 साल रिसर्च हुआ, अब उसका वो लोग इम्प्लीमेंटेशन करके देखा, 15 साल चलाया, उसका प्रॉन्सर का देखा, उसके बाद आप बोलेंगे हर जगह 2 साल एक साथ हो जाए, नहीं होगा। 98 में हर जगह तो 2 साल नहीं किया, लेकिन रीजनल में जो लोग पढ़ते थे, 4 रीजनल था, 4 रीजनल था, चारों में 2 साल का था। तो अभी यहाँ 2 साल 2014-15 से हुआ, तो 15 ईयर्स इट टुक। सो यू हैव टू गिव टाइम टू एक्सेप्ट द चेंज। देन यू शुड गो फॉर अ सब्टल चेंज, मैंने सब्टल शिफ्ट्स। सब्टल मतलब धीरे धीरे, मैंने आप नहीं बोलेंगे एकाएक हो जाए, हर जगह एक जैसा हो जाए, हर जगह तुरंत परिवर्तन हो जाए। कोई जल्दी अडॉप्ट करेगा, कोई बाद में करेगा। अगेन द 5 टाइप्स, इनोवेटर से लेकर लगार तक आप इसको ध्यान में रखिए, तो वो धीरे धीरे होगा। आप जबरन बोलेगा एक साथ हो तो नहीं हो पाएगा। देन स्टार्ट विद ए स्मॉल ग्रुप। वी शुड ऑलवेज स्टार्ट विद ए स्मॉल ग्रुप। कोई भी परिवर्तन लाते हैं तो हम उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे छोटे समूह में उसको करके देखते हैं, तब जाके हम उसको लार्ज स्केल में अप्लाई कर पाएंगे। देन वी शुड हैव पेशेंस। माने अगर हम परिवर्तन चाहते हैं तो हमको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि परिवर्तन को हर व्यक्ति, हर समुदाय एक जैसा उसको लेगा, ऐसे इट्स नॉट नेसेसरी एट ऑल कि वो ले सकता है। ये नेचुरल है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं सोच सकता है और परिवर्तन को एक जैसा नहीं अपना सकता है। तो ये डेमोक्रेटिकली हमको पेशेंस रख के हम इस चीज़ को कर सकते हैं। देन परसुएशन, मतलब आप इसको समझा बुझा के परिवर्तन लाएंगे, ना कि आप रिजिडिटी होकर थोप के परिवर्तन लाएंगे। अगर आप समझा के, उसका प्रोस एंड कॉन्स बता के, उनको कन्विंस करके परिवर्तन का बात करते हैं तो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, अन्यथा वो रिजिडिटी और बलवत्तर होगा। वी शुड मेक द रिसोर्सेज अवेलेबल। स्ट्रैटेजी में ये भी है कि विथ रिसोर्सेज, केवल परिवर्तन का बात करने से नहीं होगा, क्योंकि हम बोलेंगे कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो ये सिर्फ बोलने से नहीं होगा। आपके पास वेस्टर्न कंट्रीज जैसा उस थ्योरी को यहाँ लागू करेंगे, उस चीज़ को यहाँ लागू, तो अगर आपके पास वो रिसोर्सेज है तब आप कीजिए, तो अगर नहीं है तो फिर चीज़ों को लाने से, यहाँ लादने से लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एंड देन प्रोवाइडिंग इंसेंटिव्स, देयर मस्ट बी सम इंसेंटिव एसोसिएटेड विथ द एक्सेप्टेंस ऑफ चेंजेस। जो लोग चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, दे शुड, मैंने यू कैन गिव इंसेंटिव्स इन फॉर्म ऑफ इंक्रीमेंट, इन फॉर्म ऑफ अवार्ड्स, रिवॉर्ड्स, एनीथिंग। तो ये जब इंसेंटिव की बात होगी तब लोग इसमें परिवर्तन की ओर जाएंगे, क्योंकि कुछ उनको बेनिफिट दिखेगा और उनको लगेगा कि नहीं, मैंने ये परिवर्तन को अगर हम एक्सेप्ट करते हैं, वी go with the change, then we are going to gain something, gain in the form of monetary or non-monetary. So this way curricular change can be brought into, and the acceptance level will be high if such strategies are applied. So this is all about the rigidity in attitude for curricular change.
This is all spoken out of experience. And this is you won't find it anywhere. So for today this is enough. We'll meet in the next video with a new topic. Thank you.